हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम खमा खानी, जय जोहर साथियों, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बारोट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको इसी के साथ में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बारोट स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो दोस्तों चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि राजस्थान भूगोल का भाग 2 अपन आज पढ़ेंगे, जो कि आपके एलडीसी एग्ज़ाम, पशु परिचर एग्ज़ाम, उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियां जो हैं, वहाँ पर राजस्थान के पोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। तो इसी के साथ में अपन इसको शुरू करते हैं रंगीलो राजस्थान के साथ में। मैं 2 लाइनें कहूँगा, जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। तो दोस्तों अपन सफलता की सीढ़ी पर जल्दी से जल्दी चढ़ने के लिए क्लास को शुरू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। राजस्थान की सर्वाधिक, एक मिनट में कलर दे लूँ। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है? कहने का मतलब राजस्थान से 2 सीमा लगती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और एक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तो पाकिस्तान आ जाता है, वही अंतर्राज्यीय सीमा में अपने राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है, जो कि 1600 किलोमीटर है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? अब ध्यान में रखना है, एक और बात बता दूं कि गुजरात ऐसा राज्य है जिससे बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है, लेकिन पहले पहले के हिसाब से। अब वर्तमान में यह बाड़मेर ना होकर यह सांचौर है, सांचौर, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हरियाणा भी दे रखा है, उत्तर प्रदेश भी दे रखा है, ये चारों के चारों राजस्थान से बॉर्डर लगाते ही हैं, ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना है आपने। आगे देखते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई को दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये जो रेखा है वो किस जगह पर जाकर एक दूसरे को काटती है? तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि नागौर, नागौर जो है वो राजस्थान के सबसे बीच का जिला है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? तो नागौर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में एक और चीज़ के पाली, जब 33 जिले हुआ करते थे तब पाली के साथ 8 जिलों की सीमा लगती थी, ठीक है? लेकिन वर्तमान में जयपुर ऐसा जिला है, जयपुर शहर ऐसा जिला है जिसके साथ में सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, तो ये ध्यान में रखना है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है, ठीक है क्या? तो उत्तर में है वो खेतड़ी जुजनू तक है, उत्तर में खेतड़ी जुजनू तक है, ये ध्यान में रख। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो जयपुर ग्रामीण है, ठीक है, ना कि जयपुर शहर, तो ये ध्यान में रखना। और जयपुर शहर के साथ में 11 जिलों की सीमा लगती है, अपने कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना? गुजरात के साथ राजस्थान में के कितने जिलों की सीमा लगती है? गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो गुजरात के साथ राजस्थान के जो जिलों की सीमा लगती है वो 6 जिलों की सीमा लगती है, तो ये ध्यान में रखना है। अब 6 जिले कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में आ जाता है अपने, ये क्या कहते हैं, सिरोही, सिरोही के ऊपर आ जाता है बाड़मेर का कुछ भाग, और बाड़मेर के बाद में आ जाता है अपने सांचौर का भाग, ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना है। हाँ, ये बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर की जगह पर तो सांचौर ही हो गया है, और दूसरा है जालोर, तो ये ध्यान में रखना। कितने हुए? एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और अपने जालोर, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और ये जो 5 दे रखा है, 5 से आपको ये याद रखना है, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। कितने से? 5। कौन कौन से? एक तो पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में अपने मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में है गुजरात, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब के साथ में लगती है, 89 किलोमीटर की लगती है, ठीक है? और वही मध्य प्रदेश के साथ लगती है, कितनी लगती है? तो आ जाएगा 1600 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिले नहीं, 4 जिले नहीं, 5 जिले नहीं, नहीं, 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ में लगती है। कौन कौन से? तो यहाँ से अपने सबसे पहले आ जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में आ जाता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आ जाता है उदयपुर, उदयपुर के बाद में आ जाता है अपने यहाँ पर सिरोही, सिरोही के बाद में आ जाता है यहाँ पर अपने जालोर, जालोर की जगह पर आ जाता है, अभी चेंज हो गया है, जालोर के स्थान पर अब आ गया है सांचौर, तो वापस ऐस कर देंगे, और फिर सांचौर के बाद आ जाता है बाड़मेर, ये ध्यान में रखना है। तो टोटल कितने हो गए?
6 जिले हो गए, ठीक है क्या। और 5 जिलों से आपको ये याद रखना है कि राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा लगती है। राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात की लगती है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश। कितना? 1600 किलोमीटर। और पूछा जाए कि सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है पंजाब से। कितना? 89 किलोमीटर। तो ये ध्यान में रखना है अपने, है ना। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर, हरियाणा से लगती है, ये भी ध्यान में रखना है। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 11.22% भाग पर है। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर आता है, तो 11.22% भाग पर आता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, धौलपुर है, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला धौलपुर है, मान लिया। तो आप मुझे ये बताओ कि धौलपुर जो है वो मतलब जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 12.66 गुना, 12.66% जो है वो, या उसको गुना जो है वो इससे बड़ा है। किससे? धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है, ये ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? पाकिस्तान से दूर स्थित, सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो अपना धौलपुर है, ये ध्यान में रखना है। सीधी सी बात है, देखो एक अनुमान ये भी लगाना है कि पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर बन रही है, धौलपुर यहाँ पर है, तो सबसे दूर धौलपुर ही होगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी, तो अपन इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान से सर्वाधिक जो मतलब निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर पहले गंगानगर था लेकिन अभी वर्तमान में अनूपगढ़ है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। राजस्थान के राज्य कवि कौन माने जाते हैं, तो राजस्थान के जो राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की एक रचना भी है वीर सतसई, ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। और सूर्यमल मिश्रण को ही राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया वीर सतसई, जिसको पूरा किसने किया, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो मुरारी दान उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्या। मुरारी दान यह है जो इन्होंने इनके जो ये रचना है इसको पूरा किया था, इनके बाद इन्होंने काम किया था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। चंद्रबरदाई अगर आता है, चंद्रबरदाई से अपन को ध्यान में रखना है, ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ का नाम आता है तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के समकालीन थे। यह जो बीकानेर के राय सिंह हैं उनके भाई थे। इनको अकबर ने गागरोन का जो किला है वह उनको दिया था रहने के लिए। उन्होंने बेली किशन रुक्मणी जो रचना है वह किसकी है, पृथ्वीराज राठौड़ की है, यह ध्यान में रखना है। और विजयदान देथा जिनको बीजी भी कहा जाता है, यह भी राजस्थान के कवि हैं, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? उटनी के दूध प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। कौन सा? जयपुर हो जाएगा, इसका उत्तर ध्यान में रखना है। बीकानेर से ही आपको ध्यान में रखना है, जौहड़बीर बीकानेर जो है वो ऊंट प्रजनन केंद्र है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वो कहाँ पर है, तो वो भी बीकानेर में है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है क्या। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान का जो पहला जो पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया, तो वो भी जैसलमेर में ही लगाया गया था, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। और ये जोधपुर आ गया, तो जोधपुर से आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर में राठौड़ वंश की शाखा थी। राठौड़ वंश में जोधपुर में राठौड़ों का जो आदि जो पुरुष माना जाता है वो राव सिंहा माना जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। जोधपुर जो राज्य की स्थापना किसने की थी, तो जोधा ने की थी, ये भी ध्यान में रखना है उसका। और आपको ध्यान में रखना है कि जोधपुर में फलोदी जो है वो सबसे शुष्क स्थान माना जाता है, ठीक है क्या। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है फलोदी जो कि पहले जोधपुर का हिस्सा था लेकिन अब फलोदी अलग जिला बन चुका है। कौन सा? फलोदी अलग जिला बन गया है। अब इसी फलोदी की जो सीमा है वो किससे लगती है, अब वर्तमान में पाकिस्तान से लगती है। सबसे कम सीमा पाकिस्तान से किसकी लगती है, तो ध्यान में रखना फलोदी की लगती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पशुधन श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना कब जारी की गई, तो 19 सितंबर 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को की गई थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लिया कि जो राज्य पशु घोषित किया पशुधन की श्रेणी में ऊंट को किया है, तो वन्य जीव की श्रेणी में कौन सा है, तो वन्य जीव की श्रेणी में है चिंकारा,
चिंकारा, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना है, चिंकारा है राज्य पशु। अब राज्य पक्षी की बात आ जाएगी तो राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब राज्य पशु और राज्य पक्षी इन दोनों को ये कब किया था, मतलब इनकी घोषणा कब की गई थी, तो ये ध्यान में रखना है 1981 में। कब की गई थी, 1981 में। चिंकारा जो है वो 22 मई है, जबकि गोडावन है वो 21 मई है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत है, तो ये ध्यान में रखना कि महान शुष्क मरुस्थल से तात्पर्य है कि जो मरुस्थल का ऐसा भाग जो कि सर्वाधिक मात्रा में एक तो शुष्क है और किस स्थान पर फैला हुआ है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये जो है वो महान शुष्क मरुस्थल, मतलब इन जिलों में महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत फैला हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। यहीं पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर वाला जो भाग है उसको मरु त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता था। अब इसमें बाड़मेर को जोड़ने के बाद में इसको मरु चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। मरु त्रिकोण का नाम आए तो आपको बोलना है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, और मरु चतुर्भुज का नाम आए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये चारों के नाम बताने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजरूपक व मौनत नैन्सी ख्यात राजस्थान के किस शब्द का उल्लेख करती है, तो राजरूपक मौनत नैन्सी राजस्थान के लिए किस शब्द का उपयोग करती है, तो वो राजस्थान शब्द का उपयोग करते हैं। किसका, राजस्थान शब्द का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, शगुन मेर, हुकना, माल मोरडी आदि नामों से किन पक्षी को जाना जाता है, ये ध्यान में रखना। देखो प्रश्न एग्जामिनर है, कभी घुमा फिरा के सीधे सीधे इन पक्षियों के इस तरह से नाम दे दे और आपको पूछ ले कि यह किस पक्षी के लिए कहा जाता है या ये किसके लिए यह जो शब्द है वो लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है, ये गोडावन पक्षी के लिए कहा जाता है। गोडावन पक्षी को सोहन चिड़िया भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, उसके बाद में गुदनमेर भी कहते हैं, हुकना भी कहते हैं, माल मोरडी भी कहते हैं। ये जो माल मोरडी शब्द है वो झालावाड़ वाला जो हाड़ौती प्रदेश है, कौन सा, हाड़ौती प्रदेश में यह शब्द प्रयोग में लिया जाता है, माल मोरडी, ये ध्यान में रखना। और ये एग्जाम में बना भी है, माल मोरडी किस पक्षी को कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, गोडावन को कहा जाता है। गोडावन क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। आपको शतुरमुर्ग से ये भी याद में रखना है कि शतुरमुर्ग जो पक्षी है उसका अंडा विश्व में सबसे बड़े अंडे में गिना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट हैं वह, तो यह जैसलमेर में पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान में सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम ऊंट जो है वह प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। आपको टोक से यह याद रखना है कि एकमात्र राजस्थान का ऐसी रियासत या ऐसा जिला कह सकते हैं जहां पर ईद में ऊंट की बलि दी जाती थी। कब, 2014 से पहले हैं। राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालम पहली बार किसने गाया था, तो पहली बार जो गाया था वह मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था, मांगी बाई ने गाया था। तो प्रश्न है हमारा, फिर से सुन लो, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पहली बार किसने गाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मांगी बाई हो जाएगा। कौन सा, मांगी बाई। जबकि इसी को ही सबसे ज्यादा वह प्रसिद्धि दिलाई थी, तो वह किसने दिलाई थी, तो वह प्रसिद्धि दिलाई थी अल्लाह जिलाई बाई ने गाया, अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई थी, यह ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना, अल्लाह जिलाई बाई ने इनको प्रसिद्धि दिलाई थी। और यह जो गीत है वह कौन सी गायकी में आता है, मांड गायकी में आता है। कौन सी, मांड गायकी में आता है। ये मांड गायकी ज़्यादातर जैसलमेर वाले क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये ध्यान में रखना। और मांगी बाई ने उदयपुर से यह जो केसरिया बालम गीत है वह पहली बार गाया था, यह ध्यान में रखना है। जो और मांगी बाई का संबंध कहाँ से है, तो मांगी बाई का संबंध है वह उदयपुर से है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, तो वो घूमर को कहा जाता है। किसको, घूमर को कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। घूमर जो है वो राजस्थान का राज्य नृत्य भी है, जिसको राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। वहीं पर कालबेलिया जो नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य सपेरा जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सपेरा जाति द्वारा किया जाता है, तो यह ध्यान में रखना है, यह राजस्थान का ही है, यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
तो भवाई से आपको ध्यान में रखना है, भवाई जो है वह एक स्टंट नृत्य में आता है। इसमें क्या है कि एक महिला है वो अपने सर पर बहुत सारे घड़े लेकर चलती है, इस प्रकार का यह भवाई नृत्य होता है। और ये भवाई नृत्य है वह गुजरात से लिया गया है और यह पश्चिमी राजस्थान की तरफ अधिक खेला किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं अपन। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है वह है अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है, यह ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य का जो वाद्य नृत्य है वह है अलगोजा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या है वह है 21। कितनी? 21। राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? 21 जवाब दोगे। अगर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? 70 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? तो देखो दोस्तों, इसको आप खुद समझने की कोशिश करो। राजस्थान की अपन स्थिति देखते हैं कौन सी? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक अपन कहते हैं। अगर अपन ने कहा 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, यानी कि जस्ट कितने 30 मिनट, यानी कि 2 मिनट का ही रास्ता बचा है। अगर यहाँ पर जाएगा तो जैसलमेर तक में जाएंगे, 69 के बाद में 70 भी यहाँ पे जैसलमेर में आएगा। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला ऐसा भी अपन कहते हैं। तो इस हिसाब से जैसलमेर में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वह गुजरती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि कौन सी अक्षांश रेखा ऐसी है जो कि राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे 27 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा है जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है क्या। और अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि कौन सी देशांतर रेखा है कि जो कि राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, तो वो है 74 डिग्री। कौन सी? 74 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, वो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान के ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच की विकिरण की दूरी कितनी है? आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था मैंने कि विकिरण किसको कहते हैं। विकिरण यानी कि तिरछी रेखा। तो मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के पहले भी अपन ने, ये जो है पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 इसी टॉपिक से रिलेटेड अपन ने वीडियो डाल रखा है ना। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ कृपया करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए और देखिए, ताकि आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि बेसिक अपना अच्छा रहता है तभी अपन उस पर अच्छा काम कर पाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार अच्छे भवन के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार अपने भी जो भी पढ़ रहे हैं उसकी अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास अच्छी है तो अपन उसमें बहुत ज़्यादा अपन पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी किताबें भी होती है, मोटी मोटी, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपन अगर बेसिक चीज़ों से ही अपन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते तो वो बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ेंगे, कोई काम में नहीं आने वाली और याद भी नहीं रहने वाली। तो ये ध्यान में रखें कि राजस्थान के ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच विकिरण की दूरी कितनी है। तो आपको बताना है ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच की विकिरण की जो दूरी है वह 784 है। कितनी है? 784 है। कितनी है? 784। तो राजस्थान के ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच की विकिरण की दूरी कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच की दूरी कितनी है। तो ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच की दूरी जो है वह 784 है। कितनी है? 784। कितनी? 784 है। अगर पूछा जाए कि फिर तो ये ईशान्य कोण तो 784 क्या हो गया, तो दूसरा कोण भी तो बनता होगा क्या? बिल्कुल बनता है। कौन सा? ये वायव्य कोण से आग्नेय कोण की दूरी कितनी है, विकिरण की दूरी कितनी है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। कौन सा? इसको अपन उत्तर पश्चिम कहे या उसको अपन कह दे आग्नेय कह दे, वायव्य कह दे, या फिर अपन उसको कहे दक्षिण पश्चिम कहे, दक्षिण पूर्व कहे, या फिर कहे अपन इसको आग्नेय कोण, तो बात एक ही है। तो ये ध्यान में रखना है। इसकी जो दूरी है वो कितनी? 850 किलोमीटर है। कितनी? 850। चलो ये दोनों बता दिए, तो आपको और भी एक चीज बता दूं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। तो साहब पूरब से पश्चिम कितनी है? तो पूरब से पश्चिम भी अपन बताएंगे। पूरब से पश्चिम है इसकी 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। तो ये याद रखना है। ये देखो चारों प्रकार से दिशाएं बताई हुई है, चारों चारों याद रखनी है। अगर प्रश्न घुमा फिरा के ऐसा आ जाए कि राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है, तो 1070 किलोमीटर, ये भी याद रखना है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि टोटल कितनी लगती है, तो टोटल लगती है 5920 लगती है, यह भी याद रखना है। और पूछ लिया जाए कि नहीं आप हमको टोटल मत बताओ और ये पाकिस्तान से कितनी लगती है ये भी मत बताओ, आप तो सिर्फ बताओ राजस्थान की जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है। तो अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? तो 4850 लगती है। कितनी? 4850
50, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो मैंने आपको लगभग सारी ये अपनी जो लगने वाली जो किलोमीटर में है वो मैंने बता दी। ठीक है, दूरियां और सीमाएं वगैरह। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो है वो भारत के टोटल राज्यों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य, ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है क्या, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद में पूछ लिया जाए वर्ग मील में कितना, तो वर्ग मील में कितना है 132 140 वर्ग मील, यह इसका वर्ग मील में है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछ लिया जाए वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले, तो वर्तमान में राजस्थान में जिले हैं 50, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग आपको इस प्रश्न में सारी जानकारी दे दी गई है, मतलब कि यह जो नॉर्मल है बनने लायक है उस प्रकार से। इससे भी ज़्यादा बहुत है, राजस्थान बहुत बड़ा है, अपन जानते हैं राजस्थान को पढ़ते पढ़ते अच्छे लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन अपन बूढ़े होने से पहले ही पढ़ के इसको नौकरी ले लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है क्या, तो आगे और बढ़िए प्रश्न के साथ में। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थल को जाना जाता है थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो मरुस्थल है अपना, ठीक है, थार का मरुस्थल, वह राजस्थान के कितने भाग को कवर करता है, तो 61% भाग को कवर करता है। कितने भाग को, 61% भाग को कवर करता है। तो बाकी वाले भाग में क्या जाता है, अरावली पर्वत, मैदानी भाग, हाड़ौती का पठार, यह सब चीजें आ जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और सहारा मरुस्थल से आपको ध्यान में रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है, ये कहा जाता है। और विश्व का एकमात्र जो कि वनस्पति युक्त कह सकते हो या फिर पादप युक्त या लोग निवास करते हैं ऐसा मरुस्थल कौन सा है, तो भी अपना राजस्थान ही है, यह ध्यान में रखना है। क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल होने के बाद में भी खेती भी की जाती है और लोग भी निवास करते हैं, तो इसका मुख्य जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, तो वह जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है क्या, फिर इसी के साथ में अपनी क्लास खत्म हो गई। तो दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई होगी तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बारूद स्टडी प्लेटफॉर्म जो है हमारा यूट्यूब चैनल, उस पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त दूसरे पढ़ने वाले हैं जिनको ज़रूरत है सच में पढ़ाई की, उनको आप शेयर कीजिए। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा, वो प्रोवाइड करवा सकूं और आपकी सहायता कर सकूं। इससे आप ये जैसा कि आप देख रहे हो ऐसा कैसा ही आप जब यूट्यूब खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। तो प्लेलिस्ट में आपको भूगोल से रिलेटेड, राजस्थान के हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और जो भी परीक्षा से संबंधित अपने जो टॉपिक है उन सबको मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो उन सबको आपको पढ़ना है और वीडियो को देखना है, और हो सके तो इसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके 4 और 5 प्रश्नों को कवर कर सके ऐसे ही प्रश्न है। तो मैं आपने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यह कहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे ये जो मित्र, हमारा जो परिवार अभी 56 सदस्य तक का हुआ है उसको बढ़ाकर और अधिक करें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको और मदद करनी है। आपके द्वारा जो भी आप हेल्प कर सकते हो वह करोगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करना और शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसके कारण से वह पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हमने हमारे इस चैनल के द्वारा आजीवन कोई भी शुल्क नहीं लेंगे और उनको फ्री में ही सारा डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप हमारे इस चैनल को विद्यार्थियों तक पहुंचाकर उन विद्यार्थियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने में हमारी मदद करें और आप भी एक भारतीय का कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना सुना उसके लिए।